नहीं भैया, कल हमने देखा था कि यदि हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले आते हैं तो कॉइल का फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। और कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, उस चेंज को अपोज करने के लिए मैग्नेट को पास में जाने से कॉइल क्या करती है, रोकती है। इसके लिए कॉइल मैग्नेट को क्या करती है, रिपेल करती है। क्या करती है? अब नॉर्थ को रिपेल करने के लिए कॉइल को कौन सी पोलैरिटी लेनी पड़ेगी, नॉर्थ। और जैसे ही कॉइल के ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी आती है तो करंट कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है। ठीक है। और वही नॉर्थ पोल अगर मैग्नेट से दूर जा रहा है तो उस नॉर्थ पोल के दूर जाने की वजह से उसका फ्लक्स क्या होता है, कम होने लगता है। फ्लक्स कम को भी क्या, फ्लक्स कम भी क्या है भैया, फ्लक्स चेंज है। अब चेंज को अपोज करने के लिए मैग्नेट को दूर जाने से रोकना पड़ेगा क्योंकि दूर जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब रोकने के लिए वो कॉइल क्या करेगी, उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट पोलैरिटी लाएगी। कौन सा पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ, तो कौन सी पोलैरिटी लाएगी, वो साउथ। और जैसे ही साउथ पोलैरिटी आती है करंट के कॉइल के ऊपर क्या आता है, क्लॉकवाइज करंट आता है। क्या आता है? बिल्कुल ऐसे ही भैया अगर कॉइल को ले जाओ तो कॉइल के साथ भी बिल्कुल सेम यही होने वाला है। ठीक है। या दोनों को एक साथ पास में लाओ या दोनों को एक साथ दूर ले आओ तो यही चीज होने वाली है। ठीक है। दोनों को एक साथ पास में लाओगे तो रिपल्शन होगा, अपोजिट पोलैरिटी। और दोनों को एक साथ दूर ले आओगे तो अट्रैक्शन होगा, सॉरी, दोनों को पास में लाओगे रिपल्शन होगा, सेम पोलैरिटी। दोनों को दूर ले जाओगे एक साथ तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो डिफरेंट पोलैरिटी। याद है, याद है, कल मैंने बताया था। अब अगर ये चीजें तेजी से की जाए तो बहुत तेजी से चेंज होगा फ्लक्स, और उस तेजी से तेज जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी आएगी, और स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी स्ट्रॉन्ग करंट देती है। समझ गए? तो वही सारी चीजें है, ऑब्जर्वेशन में देखा गया है। अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। और जहां पर रिलेटिव वेलोसिटी होती है वहां पर क्या होता है, जहां देखिए जहां पर रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड आ जाए तो समझ लो दोनों बॉडी के बीच में, जिनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, उनके बीच में टाइम के साथ क्या हो रहा है, सेपरेशन चेंज हो रहा है। और सेपरेशन चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने के लिए कॉइल इस प्रकार से पोलैरिटी आती है ताकि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। क्या कर सके? अगर दो कॉइल के बीच, मैग्नेट और कॉइल के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। और अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है यानी सेपरेशन तेजी से चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, तेजी से चेंज होगा। और तेजी से चेंज होने वाले फ्लक्स को अपोज करने के लिए कॉइल क्या लाएगी, स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी लाएगी। स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी स्ट्रॉन्ग करंट और स्ट्रॉन्ग ईएमएफ का पापा होता है। ठीक है, चलो, तो वही लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मतलब कि उनके बीच में सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है कॉइल का फ्लक्स भी चेंज, और चेंज नहीं होगा तो कॉइल उस चेंज को, जब चेंज नहीं होगा तो कॉइल को चेंज को अपोज करती है ना। चेंज ही नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पोलैरिटी भी नहीं आएगी, पोलैरिटी नहीं आएगी तो करंट नहीं आएगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। समझ गया भैया? तो वहां पर किसी प्रकार का ना तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना ही कोई पोलैरिटी आएगी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, क्या है, इसका मतलब उनके बीच में सेपरेशन तेजी से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दिया बढ़ने और घटने पर क्या होता है। बढ़ेगा तो सेपरेशन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अपोजिट पोलैरिटी। घटेगा सेपरेशन तो रिपल्सन होगा, सेम पोलैरिटी। ठीक है। तो अगर कह रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उनके बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, तेजी से चेंज हो रहा है। और जब सेपरेशन तेजी से चेंज होगा तो फ्लक्स भी तेजी से चेंज होगा। और तेज हो रहे हैं चेंज, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी आएगी। और स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी क्या करती है भैया, स्ट्रॉन्ग करंट और स्ट्रॉन्ग ईएमएफ लाती है। मतलब उस केस में आपका ईएमएफ और करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। कह रहा है, वही कह रहा है कि भैया जब कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो उस फ्लक्स के चेंज करने, अपोज करने के लिए कॉइल आती है पोलैरिटी। पोलैरिटी से क्या आता है, इंड्यूस ईएमएफ। और अगर सर्किट आपका क्लोज रहता है तो क्या आता है, इंड्यूस करंट आता है। और ये बिल्कुल इंड्यूस ईएमएफ के जैसा ही होता है। और एक बात ध्यान रखना, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक। और कह रहा है भैया जब तक, हाँ रेट, रेट मतलब, अच्छा रेट मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, ये किसका रेट होता है, ऐसे कहते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। जैसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, मोमेंटम। ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहलाएगा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अच्छा एक चीज देखना, ये सारे तीनों के तीनों क्या रेट है, ये वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है, ये मोमेंटम के चेंज होने का रेट है, और ये क्या है, फ्लक्स के चेंज होने का रेट है। ठीक है, अगर ये सारे पॉजिटिव है तो इसका मतलब सब चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है। फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल क्या होगा, कम होगा। और अगर ये घट रही है तो क्या होगा, फाइनल कम होगा, इनिशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। खैर ये अभी ये बात नहीं बता रहा था मैं आपको ये बता रहा था कि ये रेट ज्यादा कब होंगे। ये सारे रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है। तो रेट ज्यादा कब होगा, जब ऊपर वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, और नीचे वाली टर्म क्या होगी। तो कह रहा है भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भैया, रेट मतलब क्या हुआ, डेल्टा फाइव, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी हो रहा है। ये ज्यादा कब होगा, जब चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा और जल्दी होगा। टाइम तभी तो छोटा आता है जब जल्दी होती चीजें। तो रेट ज्यादा कब होगा फ्लक्स के चेंज होने का, जब डेल्टा फाइव और डेल्टा टी कम। नहीं भैया, तो वही कह रहा है, हाइयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ magnitude of flux linked with the closed circuit, greater is the greater will be the momentum induced, induced EMF। ठीक है भैया, जितना ज्यादा फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, यानी ये जितना ज्यादा होगा उतना ही उस कॉइल के अंदर क्या आएगा, इंड्यूस EMF आएगा। इससे क्या होता है, तो भैया आपको पता है ये ज्यादा कब होगा, डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी ज्यादा कब होगा, जब आप फ्लक्स ज्यादा चेंज करोगे लेकिन जल्दी चेंज करोगे। यानी उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो भैया क्या होगा, ज्यादा चेंज होगा, जल्दी चेंज होगा। इसकी वजह से रेट क्या होगा, बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा तो आपको पता भैया, जब फ्लक्स तेजी, रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है भैया, फ्लक्स तेजी से चेंज हो रहा है। और फ्लक्स तेजी से चेंज होने का मतलब क्या होता है कि भैया पोलैरिटी क्या आएगी, स्ट्रांग आएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। स्ट्रांग पोलैरिटी स्ट्रांग EMF और स्ट्रांग करंट लाती है। EMF को इंड्यूस EMF कहते हैं और करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता क्या है, ध्यान दीजिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आसान सा है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कह रहा है व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंज, ठीक है, एंड इंड्यूस EMF is induced in it, which last only so long the change in flux taking place। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि जब एक क्लोज सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस फ्लक्स को चेंज करने के लिए कॉइल क्या लाती है भैया, अपोज करती है। कॉइल अपोज करने के लिए क्या लाती है, सेम या डिफरेंट पोलैरिटी। जहां कॉइल के ऊपर पोलैरिटी आई वहां पर क्या आ गया, उसके ऊपर EMF आ गया, और सर्किट क्लोज रहा तो वहां पर क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। कह रहे हैं ये सारी चीजें जब ही तक रहेंगी जब तक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स का चेंज होना क्या हो गया, बंद हो गया, वैसे ही कॉइल का पोजीशन भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। पोलैरिटी क्या होगी, गायब हो जाएगी। EMF क्या होगा, गायब हो जाएगा। करंट क्या होगा, कह रहा है ये जब ही तक होंगे इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट या अपोजिशन, जब तक आप उस कॉइल का क्या करोगे, फ्लक्स चेंज करोगे। फ्लक्स का चेंज चाहे बढ़ रहा है चाहे फ्लक्स घट रहा है, दोनों ही केस में आपका फ्लक्स चेंज होगा, और दोनों ही केस में कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करने के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करती है कॉइल। लेकिन फ्लक्स है लेकिन चेंज नहीं हो रहा, और फ्लक्स नहीं है लेकिन चेंज नहीं हो रहा, तो इन दोनों कंडीशन में कॉइल को कोई अपोजिशन क्रिएट करने की आवश्यकता, मतलब पोलैरिटी लाने की आवश्यकता, समझ गया भैया। इसका मतलब EMF जब ही तक आता है, इंड्यूस करंट जब ही तक आता है जब तक कि आपका फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, सेकंड लॉ कहता है कि भैया डेल्टा फाइव ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स, अपॉन में डेल्टा टी ये क्या हुआ, चेंज इन टाइम। ये क्या बन गया पूरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कह रहा भैया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस्ड EMF के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। क्या होता है, डायरेक्टली होता है। पता ना क्यों, क्योंकि रेट ज्यादा कब होता है, जब ऊपर की टर्म में डेल्टा फाइव क्या हो, चेंज इन फ्लक्स ज्यादा, और डेल्टा डी क्या हो, कम हो। इसका मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है और ज्यादा ज्यादा चेंज हो रहा है। तो जल्दी चेंज हो रहा है और ज्यादा चेंज हो रहा है, उसको अपोज करने के लिए कॉइल क्या लाएगी, स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी लाएगी। स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी स्ट्रॉन्ग इंड्यूस EMF लाती है, स्ट्रॉन्ग इंड्यूस EMF ठीक है भैया स्ट्रॉन्ग करंट लाता है, यानी समझ गए भैया हम। तो ध्यान रखना कि जितना ज्यादा रेट होगा उतना ही क्या होगा,
इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज कह सकते हो आप कुछ भी, ठीक है भैया, होगा, ठीक है भैया, वही लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। क्यों भैया चेंज होता है, रेट के थ्रू डायरेक्टली होता है, मन बता। ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली क्यों होता है, अभी बताया मैंने सारी बात। रेट ज्यादा कब होगा, जब डेल्टा फाई, डेल्टा डी क्या होगा, डेल्टा फाई ज्यादा, मतलब ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, और डेल्टा डी मतलब जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए कॉइल को भी क्या करना पड़ेगा, उतनी तेजी से और उतनी ही ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी लानी पड़ेगी ताकि वो उसको क्या करे, अपोज कर सके। चींटी को मारने के लिए चींटी भेजते, हाथी को मारने के लिए चींटी थोड़ा ना भेजेंगे, हाथी को मारने के लिए हाथी भेजो, ठीक है भैया। जब डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी की वैल्यू चींटी के बराबर थी तो क्या था, चींटी भेज रहे थे। जब डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा डी की वैल्यू हाथी के बराबर आ गई तो क्या हो गया, समझ गया, सुअर कहीं के, ठीक है। लेंस लो भैया, लेंस लो भी वही बातें मैंने जो बताई है, एक बात बता दो, इस पूरे चैप्टर में केवल यही बात होगी हर जगह पे, चाहे कोई सा भी लो आ जाए, कुछ भी पढ़ लो, हर जगह यही होगा, क्या, फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल उसको अपोज कर, मैग्नेट दूर जाएगा, फ्लक्स कम होगा, कॉइल उसको अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट करेगी, कॉइल मैग्नेट पास में आ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा, रिपेल करेगी कॉइल, सेम पोलैरिटी, समझ भैया। यही बात हर जगह पर है, मतलब कॉइल को क्या करना है, ओवरऑल फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए क्या करती है, पोलैरिटी लाती है या करंट लाती है, कुछ भी कह सकते हो, पोलैरिटी लाती है या करंट लाती है। खैर पोलैरिटी तक इस चैप्टर में नहीं गया, लेकिन आप जानते हो कि भैया करंट आया तो किसकी वजह से आया, पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि करंट जहां पर है वहां पोलैरिटी है, जहां पोलैरिटी है वहीं पे तो क्या होगा, करंट होगा। स्टेप वाइज आते हैं। सेकंड लेंस लो भैया, काफी इंपोर्टेंट लो यार, इसको बोला जाता है लेंस लो, तो आप सोचते हो कि कोई नई चीज है, नई चीज नहीं, जो हमने बता दिया वही है। कह रहा भैया कॉइल के ऊपर पोलैरिटी या करंट इस प्रकार से आता है ताकि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। नहीं समझे, मान लीजिए आप मैग्नेट का नॉर्थ लेके आ रहे हो, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कॉइल के पास, तो जो फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको रिपेल करेगी कॉइल, कॉइल को रिपेल करने के लिए कौन सी पोलैरिटी लानी पड़ेगी, नॉर्थ पोल आ रहा है वही लानी पड़ेगी। नॉर्थ जैसी आया तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गया। किसने क्लॉकवाइज बोला, तूने बोला, तूने बोला क्लॉकवाइज, खाली अपनी माँ की समझ बोला तूने, ठीक है। तो भैया या तो आप बोलो पोलैरिटी इस प्रकार से आए या करंट इस प्रकार से आए ताकि वो फर्दर फ्लक्स को क्या करे, चेंज को अपोज कर सके, वही लिखा हुआ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या पोलैरिटी नॉर्मली कह सकते हैं इज सच दैट इट अपोजेस दी, ठीक है, कॉज विच प्रोड्यूस इन इट, अच्छा इंड्यूस में पूरा नहीं लिखा, इंड्यूस में जिस कॉज की वजह से, जिस वजह की वजह से आता ना, उसको ये क्या करे, अपोज कर सके, समझ गया। तो कॉइल के ऊपर पोलैरिटी इस प्रकार से आती है, अबे ये सब रूल रूल मत लगा, इसका कोई फायदा नहीं। बोल दिया नॉर्थ पोलैरिटी तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोलैरिटी तो, नॉर्थ पोलैरिटी कब आएगी, जब या तो मैग्नेट का साउथ दूर जाएगा या मैग्नेट का नॉर्थ, साउथ पोलैरिटी कब आएगी, साउथ पोलैरिटी दो कंडीशन में आती है, किस किस कंडीशन में आती है, टिया बताएगी। अगर कॉइल के ऊपर साउथ पोलैरिटी है तो कब कब आएगी, रिलैक्स बस, टिया नाम है आपका। साउथ दूर जाएगा तो साउथ पोलैरिटी, ठीक है, या तो साउथ पास में आएगा या नॉर्थ, इसकी बुद्धि पे एक रैप्टा मार दे पहले खींच के, ये चुंडी के मार दे एक रैप्टा इसे, अरे कुछ नहीं बोलेगा, मार तो सही, मैं बोल रहा हूँ, हाँ तू मार में विशाल, इसके तेरे आगे वाले के, अबे पतले वाले के नहीं, इसके वाले के, अब तू छोड़ ना मारना, तू उसे पता है कुछ, मैं मारूंगा बहुत तेज मारूंगा, इससे पहले तू ही मार ले यार, तू मार में रोशन, और तेरा नाम क्या था, रोशनी तो है, कौशल जो भी मार रखता है इसके, मार, मारा नहीं मारा, मैं तेरे को मारूंगा अगर आगे तो वहां पे, उसे उसे पता है, वो जानता है, वो जानता है, अब वो जानता है, मार दे, उसे पता है, उसे पता है, उसे तेरे को पता है ना, पता है ना तेरे को, मार दे, हम ऐसे मारेगा, चुंडी वाले ढंग से बैठ, ढंग से बैठ भाई,
कहानी सुना रहे हो, इतनी प्यारी कहानी चल रही है। साले तेरा एंटीना उसमें बांध दूंगा, चला दूंगा पंखा। देखिए, पहले मेरी भी इतनी बड़ी चुंडी थी 12वीं क्लास तक, उसके बाद मैंने चुंडी बराबर कर दी बालों के। ठीक है, देखिए भैया, अब ये चूड़ा है। देखिए भैया, बुरा तो नहीं लगा? अब लग भी जाएगा तो करके लेगा। देखिए भैया, लेंस लो क्या कहता है राहुल, बताओ। सॉरी, नाम भूल जा रहा हूँ, आज में पता नहीं क्या हो रहा है यार। हाँ तू बता राहुल ही अब नहा क्या, अब मैं नहाऊं ही ना नहाऊं, सुन नहा बता। अबे ऐसे बोलेगा क्या, पेपर में ऐसे लिखेगा जब हम किसी कॉइल के पास में। भैया कॉइल के ऊपर जब वो नहीं लिखना, सिंपल सी बात है भैया। यदि आप यदि यदि बोल यदि किसी कॉइल को, मैग्नेट को कॉइल के पास में लेके जाते हो या दूर लेके जाते हो, तो भैया इस प्रकार से कॉइल के ऊपर प्रोबेबिलिटी आएगी ताकि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। अब सुन लो, अबे ये लिखा हुआ तो लिखा हुआ है। अब सुन लो, अगर आप, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, साउथ पोलैरिटी कॉइल के ऊपर आ रही है तो दो ही सिचुएशन में आ सकती है, या तो आप साउथ को साउथ के पास कॉइल के पास में जा रहे हो, या नॉर्थ को दूर ले आ रहे हो। ठीक है, और नॉर्थ पोलैरिटी कॉइल के ऊपर आ रही है, साउथ पोलैरिटी मतलब क्लॉकवाइज करंट, और नॉर्थ पोलैरिटी मतलब नॉर्थ पोलैरिटी कैपेसिटी कॉइल पे दो ही कंडीशन है, या तो नॉर्थ को पास में ले जाओ या साउथ को दूर ले जाओ। ये देखो, ये मैंने चित्र बना रखे हैं दो प्यारे से। ठीक है, नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ आ रहा है, कौन है क्या, हाशमी, इमरान हाशमी का भाई। नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ कॉइल के पास में आ रहा है, क्या आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी से करंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, पता है ना, क्योंकि फ्लक्स को बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो रिपेल करेगा, आपको पता ही है। सारा लॉजिक वही है, कुछ भी नया नहीं है, बस नाम लिख दिया लेंज लो। अब आप सोचोगे नया लो है, कुछ नहीं नया है, सब कुछ पुराना है। अब देखिए साउथ का भाई, जब नॉर्थ को क्या करो, यहाँ पे लिखा है EMF opposes the change in magnetic flux। EMF जो आता है या पोलैरिटी जो आती है या करंट जो आता है, वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसीलिए हम कई बार इसको इलेक्ट्रिक इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इनर्शिया क्या होता है, बता बे दीपे, नाम क्या बता। हाँ, देखिए भैया, कि अगर मान लीजिए इनर्शिया कहता है कि भैया अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए एक फैक्टर आता है, उसको इनर्शिया कहता है। यहाँ पर भी एक फैक्टर आ रहा है, लेकिन वो करंट है, वो EMF है। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए जो फैक्टर आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक इनर्शिया। क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, एक्सप्रेशन ऑफ कुछ भी नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ये मैग्नेट पहले केस में कहाँ था, पास में था। मैग्नेट पहले केस में कॉइल से दूर था, तो दो ही फील्ड लाइन पास कर रही थी, फ्लक्स क्या था, फाइव वो था, और टाइम क्या था, T1 था। आफ्टर सम टाइम मैग्नेट पास में आ गया, है ना, फ्लक्स क्या होगा, phi2 हो गया, टाइम कितना हो गया, T2। चेंज इन फ्लक्स कितना आया, phi2 माइनस phi1। चेंज इन टाइम कितना आया, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई अपॉन में, जो कि किसके डायरेक्टली होता है, EMF के। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो EMF क्या आ गया, डेल्टा फाई अपॉन में, ये EMF का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं एवरेज EMF की बात करूं तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, phi2 माइनस phi2 क्या है, फ्लक्स एट टाइम, phi1 क्या है, अच्छा इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, तो एवरेज EMF क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस आ रहा, माइनस पता क्या कह रहा है, माइनस ये बताता है कि भैया जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी को ये EMF क्या कर रहा है, ठोक दे रहा है। इस चेंज को ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब अगर ये सीधी साइड में है तो ये कहाँ आएगा, उल्टी साइड में। ये उल्टी साइड में तो ये क्या आएगा, ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, अपोजिट रहेगा। ये कम होगा तो ये क्या होगा, इसी की डायरेक्शन में रहेगा। हाँ। अरे वो तो ऐसे लगा, नीचे लगा दिया ना।
न्यूमेरिकल में बहुत कम यूज होता है साइन का। साइन का मतलब समझ लीजिए, साइन ये बता रहा है कि ये जिसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इसी की वजह से आ रहा है, इसी को पेल दे रहा है ये। नहीं, कई न्यूमेरिकल में तो लगता है माइनस, कहीं में नहीं लगता। अभी क्वेश्चन कराऊंगा कल क्लास में बहुत सारे, कल कराऊंगा 20-20 क्वेश्चन इकट्ठे, ठीक है, कल की क्लास में निपटा दूंगा। इसमें क्वेश्चन जो कर रखे हैं इसमें एक्चुअल क्या रखो, अरे मतलब अब जब क्लास होगी, हाँ, अब उस क्लास में निपटा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन करा है तो बहुत सारे, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं लिखे, इसलिए पता नहीं लग रहा क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर कोई कंसिस्ट विद एन टर्म तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आगे बढ़, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या आता है, तो हम जानते हैं भैया ईएमएफ आपका क्या आया था, माइनस डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी था। अगर मैं कह दूं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत कम टाइम चेंज हुआ है, मतलब मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। तो सीधा आप इसको क्या लिख दो, डिफरेंशियल फॉर्म में, माइनस डी फाई अपॉन में टाइम जब छोटा होता है, नीचे वाली चीज छोटी होती है, तो ये क्या होता है भैया, बहुत छोटे टाइम के लिए जब भी आप करते हो, बहुत छोटे टाइम के लिए, ये भैया, तो आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस डी फाई अपॉन में dt। लेकिन ये जब भी वैलिड है जब टाइम टेंड्स टू जीरो होगा। बड़े टाइम के लिए डेल्टा टी अगर बड़ा हो जाए तो आप नहीं लिख सकते इसको डी फाई अपॉन में dt, समझ गया। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसकी वजह से ये हो रहा है, सॉरी जिसकी वजह से ये आ रहा है, उसी को क्या कर दे रहा है, ठोक दे रहा है, समझ गया, नहीं आने दे रहा, मतलब जो इसको पैदा कर रहा है उसी को ठोक दे रहा है, समझ गया। एन टर्म है तो भैया क्या होगा, माइनस के साथ एन लग जाएगा, माइनस लगा देना, ध्यान रखना, ठीक है भैया। अपोजिंग नेचर का होता है माइनस, क्या दिखाता है, अपोजिंग नेचर। अच्छा, इफ सर्किट इज क्लोज्ड और उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अगर सर्किट आपका क्या है, क्लोज है और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो जब तक देखिए सर्किट क्लोज हो या ना हो, ईएमएफ तो आएगा ही आएगा, ईएमएफ हो। अब ईएमएफ कैसे आता है वो आपको इसकी मैकेनिज्म आगे पता लगेगी, मैं बताऊंगा, ऐसे बुक में नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा एक्चुअल में क्या होता है। कि भैया एक मेटल बॉडी को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हो तो उसके ऊपर ईएमएफ आया क्यों, तो आप कहोगे अपोज कर रहा है, लेकिन कुछ तो होगी मैकेनिज्म, ठीक है। तो भैया वो बताऊंगा मैं। अभी इतना ध्यान रखना कि अगर सर्किट ओपन है या क्लोज है, कैसा भी सर्किट है, उसमें ईएमएफ आएगा ही आएगा, लेकिन करंट जब ही आएगा जब सर्किट आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ओपन सर्किट में कभी भी करंट नहीं आता, ईएमएफ आ जाएगा लेकिन करंट नहीं आएगा। तो मैंने कहा भैया अगर सर्किट क्लोज है तो करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अच्छा, इस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से है। ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, ये थी अपॉन में रेजिस्टेंस, या आई इक्वल्स टू ई अपॉन में आर, और ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। नोट में यहाँ पे लिख रखा, वही बता रखा मैंने 50 बार कि भैया ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये माइनस क्या बता रहा है भैया, कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अपोज, ये क्या भैया, ये जो रेट है, रेट को अपोज करेगा कौन, ईएमएफ, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है ईएमएफ की, वोल्ट होती है, ठीक है। और कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, ये है तो थियोरेटिकली लेकिन लिखने के लिए कई बार आ जाता है। कह रहा भैया शो दैट लेंज लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म, ठीक है भैया। अब लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब आपका एक सर्किट है, सर्किट के अक्रॉस में आपने बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी है, बस उसके आगे आगे पीछे क्या कर रहे हो, मैग्नेट घुमा रहे हो, मैग्नेट चला रहे हो, वहां पर ईएमएफ आ गया, ईएमएफ से करंट आ गया, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहां से, फ्री एनर्जी है क्या, वो अपने आप आ रही है क्या। अगर जो जो भी फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी का मतलब है आप कुछ काम नहीं कर रहे, एनर्जी अपने आप आ गई। जैसे आजकल वीडियो में दिखाते नहीं है फ्री एनर्जी सोर्स, एक बार आपने चला दिया वो चलती रहेगी ऐसे, वो दो फ्री एनर्जी कहीं से नहीं आती कभी भी, ठीक है। तो भैया दो ऐसा आजकल वीडियो देख रहे हैं कि दो ऐसे बड़े बड़े फ्लाई व्हील्स होते हैं, स्प्रिंग इधर लगा रखी तो स्प्रिंग इधर लगा दे, बीच में रस्सी खींच देते हैं, वो चलता रहता है, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। 4-5-10 राउंड मार करके वो रुक ही जाएगा, ठीक है। तो फ्री एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि भैया ये बताइए कि क्या अगर ये लेंस, आपने देखा कि भैया जब आप मैग्नेट को पास में ले आ रहे हो तभी उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है,
फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो कॉइल सर्किट क्या कर रहा है, उस फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है, और अपोज करने के लिए क्या ला रहा है, पोलैरिटी एक्वायर कर ले रहा है, और पोलैरिटी एक्वायर करते के साथ ही क्या रहा है, क्या रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, और अगर सर्किट क्लोज है तो क्या रहा है, इंड्यूस करंट आ गया। लेकिन जैसे आपने मैग्नेट को मूव कराना बंद किया, वैसे सब क्या हुआ, छूमंत है, फ्लक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्लक्स को कॉइल अपोज नहीं करती, अपोज नहीं करेगी तो पोलैरिटी नहीं आएगी, ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो जब भी तक आ रही थी जब तक आप उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क डन कर रहे थे, मतलब मैग्नेट को जब तक आप क्या कर रहे थे, मूव करा रहे थे। जैसे आपने मैग्नेट या कॉइल को मूव कराना बंद कर दिया, यानी मैकेनिकल वर्क डन बंद कर दिया, वैसे क्या हुआ, फ्लक्स का चेंज बंद, अपोजिशन बंद, पोलैरिटी गायब, करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी छूमंतर। यानी आप जो वर्क कर रहे हो तभी आ रहा है, वर्क नहीं करोगे तो ये सब नहीं आएगा। यानी हमारे वर्क, यानी हमारी एनर्जी की वजह से वहां पे एनर्जी आ रही है, समझ गया। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, वहां पर कौन सा एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ गया। अगर ऐसा होता केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती, हम वर्क नहीं करते, तो फिर तो भैया फ्री एनर्जी कहते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता। मतलब यूनिवर्स में अभी भी एनर्जी जनरेट हो रही है, नई एनर्जी है, वो कहीं से आई नहीं है, वो कहीं नई एनर्जी है, और ऐसा होता नहीं है। स्पेस में जो भी एनर्जी है वो कंजर्व है, ठीक है, वो जितनी थी उतनी ही है, बस उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ में आ गया नहीं आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। अब न्यूमेरिकल क्या कहता है ये देखिए, सुन लीजिए, छोटा सा है, जहां तक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिख रखे हैं वही मैं, हाँ स्किल्स यार्ड, ये वाली क्लास स्किल्स यार्ड पे, वो अगली वाली वहां पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है एक छोटा मैग्नेट है और वो पहले मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था, कॉइल है यार, मैग्नेट नहीं, अ स्मॉल पीस ऑफ कॉइल या मेटल रॉड जो भी है, वो पहले मैग्नेटिक फील्ड के बाहर थी, बाहर थी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जीरो होगा फ्लक्स, मिनिमम क्या बोल रही है, जीरो बोलना सीधा, जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक है। अब जीरो था, फिर एकाएक मैंने क्या किया, उस रॉड को 0.5 सेकंड में मैंने ड्रैग कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दो मैग्नेट थे, दोनों मैग्नेट्स के बीच में क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, और उनके बीच में मैंने क्या किया, ड्रैग कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा, और इसमें टाइम कितना लग गया, जीरो। पहले φ1 कितना था, जीरो, और φ2 क्या हो गया भैया, जब मैंने दोनों पोल्स के बीच में ड्रैग किया तो फ्लक्स कितना आ गया, 8 × 10⁻⁴ वेबर, तो चेंज इन फ्लक्स निकल आएगा, φ2 माइनस φ1 आ गया। अब जब φ2 माइनस φ1 आएगा, टाइम मेरे को दे रखा तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल लूंगा, क्या φ2 माइनस φ1 डेल्टा फाई दे रखा है, टाइम कितना लगा, डेल्टा डी दे रखा है 0.5 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, और उसके बाद आप ईएमएफ निकाल लोगे, इफ सर्किट इज क्लोज तो करंट भी आएगा, करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। नीचे क्वेश्चन रखा है, कह रहा भैया आपका ईएमएफ, आपका फ्लक्स दे रखा है आपको इतना, ठीक है, ठीक है, फ्लक्स वेरिएबल है कांस्टेंट है, वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंडेंट है, अलग अलग टाइम पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। गिवन दे रखा है t = 2 सेकंड पर रेजिस्टेंस सर्किट का दे रखा है इतना, आपको फ्लक्स दे रखा है, आपको इतने सेकंड पर ईएमएफ निकालना है, और सर्किट का रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो करंट भी निकालो। तो ईएमएफ क्या था, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ले रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो डी फाई अपॉन में क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन में डी टी, फाई की वैल्यू क्या रखी है, तो फाई की यहाँ पर ये लिख दिया मैंने ना, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको करो डिफरेंशिएट, इसको करो डिफरेंशिएट, इसको करो, तो 5 बाहर आएगा, t की पावर 3 का क्या होगा 3t², 4 बाहर आएगा, t² का क्या होगा 2t, 2 बाहर आएगा, t का क्या होगा 1, और 5 का क्या होगा 0। तो भैया ये डिफरेंशिएट करके, और टाइम रख दिया मैंने, कितना टाइम 2 सेकंड, इसमें 2 सेकंड रखा तो यहाँ पर आ गया 78 वोल्ट आ गया। आपको सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। यहाँ पे सॉल्व कर लिया आपका यार, यही तक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि नीचे के क्वेश्चन इन्होंने लिखे नहीं और नीचे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कराने करीबन नहीं तो 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे, ठीक है। अगली क्लास में 20 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट में हो जाएगा आराम से 20 क्वेश्चन, फिर आगे के चैप्टर हो सकता है ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, ठीक है, अगली क्लास में शायद मे भी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है और इसकी सारी की सारी जो थ्योरी है पिछले चैप्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक ही कंसेप्ट हर जगह चलेगा, चाहे कोई सा भी नया टॉपिक आए, पुराना टॉपिक आए, ठीक है। फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल उसको
अपोज करेगी। यही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में चल रहा है। यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस है जो कि डेरिवेशन काफी ज्यादा पूछी जाती है। एक है एसी जनरेटर। क्या है? एसी जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको बता दूं निहायत ही टुच्चा टॉपिक है, जिसको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और चेन रूल आता है। चेन रूल तो आता होगा ना? ठीक है। और इसमें एक और चीज है, इसमें आपका वो भी है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी आसान ही है। तो सारे ही आसान है, कुछ हार्ड ही नहीं है। फिजिक्स तो हार्ड ही नहीं होती वैसे भी। ठीक है, तो अभी तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करा सकता क्योंकि इसमें क्वेश्चन सारे से मेंशन नहीं है। ठीक है, और नया टॉपिक कराऊंगा तो पहले क्वेश्चन कराना है, वरना ही छूट जाएंगे। ठीक है, मिलता है अगली क्लास में। आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय, जय हिंद। जिसको बैठना भी, कहा भी क्लास में बैठ सकते हैं यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ उसको ऐसे छोड़ करके।